एक ही दिन में दो बड़ी खबरें। पहली खबर, भारत सरकार के वंदे भारत मिशन के तहत करीब 1,93,000 नागरिकों की घर वापसी होगी। इस मिशन के तहत 64 उड़ानों और नौसेना के जंगी जहाज़ों से भारतीय अपने घर लौटेंगे। खाड़ी देशों के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस से भी भारतीयों को लाया जाएगा। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश लौटने के लिए निकले 16 मजदूरों की औरंगाबाद के पास मालगाड़ी से कटकर मौत। 40 किलोमीटर पैदल चलने के बाद थक कर पटरी पर सो गए थे। ये दोनों खबर पढ़ने के बाद एकाएक चार्ल्स डार्विन का सर्वाइव फॉर फिटेस्ट सिद्धांत जेहन में घूम गया, जिसे सरल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जीवित सिर्फ शक्तिशाली रहेगा। ये कुदरत का एक कड़वा सच है, और इसी कुदरत का एक सच ये भी है कि हमारे समाज के गिनती के सामर्थ्यवान लोगों को बड़ी आसानी से गिना जा सकता है, लेकिन अनगिनत कमज़ोर लोगों की गिनती नहीं की जा सकती। देश में लॉकडाउन के 50 दिन पूरे होने जा रहे हैं और देश वापस पटरी पर लौट रहा है, मगर लाखों लोग अब भी पटरी पर ही हैं। वो ट्रेन पर चढ़ नहीं पाए हैं। हाँ, ट्रेन उन पर ज़रूर चढ़ गई है। बहरहाल, एक आंकड़े के मुताबिक भारत में लगभग 39 करोड़ मजदूर हैं, और इनमें से बहुत ज़्यादा इस लॉकडाउन में सड़कों पर हैं या पटरियों पर। इन 39 करोड़ लोगों की मुसीबतों की नींव 30 जनवरी को WHO के इस चेतावनी के साथ पड़ गई थी, जिसमें WHO ने दुनिया के तमाम देशों को कोरोना वायरस नामक बीमारी से आगाह करवाया था और सबको ये भी कहा था कि आप लोग इस बीमारी से बचने के उपाय पर ध्यान देना शुरू कीजिए। किसी समस्या को हम अपनी समस्या तब तक नहीं मानते जब तक वो हमारी खुद की समस्या न बन जाए, और जब तक लोगों को ये अपनी समस्या लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 30 जनवरी के बाद न तो अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं रद्द की गई, न राजनीतिक यात्राएं, और न ही भव्य राजनीतिक समारोह। नतीजा, 20 फरवरी आते आते तक पूरे विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या लाखों में दिखने लगी। उसके बाद जिस देश को जैसे समझ में आया वैसे उसने कोरोना वायरस से निपटने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी। साथ ही साथ इसी महामारी की आड़ में सभी देशों ने अपने राजनीतिक एजेंडे को भी अपने देश में लागू करना शुरू कर दिया, पूरी शक्ति के साथ, जिसे दैनिक अखबार में छपा हुआ ये आर्टिकल साबित कर रहा है। अमीरों से शुरू हुई कोरोना अब गरीबों की दर्दनाक कहानी बन गई। कोरोना वायरस से निपटने की रणनीति के तहत केंद्र सरकार ने पहले एक दिन का जनता कर्फ्यू और उसके बाद 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया। जो जहां है वो वहीं रहे की नीति के तहत कुछ व्यवस्थाएं की गई, लेकिन इन सब के बीच हमारे सरकार का ध्यान हमारे 39 करोड़ प्रवासी मजदूरों पर शायद नहीं गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मजदूर अपने भविष्य को लेकर भयभीत हो गए। इसके लिए बाद में केंद्र सरकार ने उनसे माफ़ी भी मांगी, लेकिन क्या माफ़ी से मौतों को माफ़ किया जा सकता है? हमारे देश की सूचना तंत्र ने कोरोना को ज़रूरत से ज़्यादा बहुत बड़ी विपत्ति के रूप में प्रेजेंट कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लॉकडाउन की अनिश्चितता के दौर में 39 करोड़ मजदूर लोग, जिनकी ज़िंदगी पेट से शुरू होकर पेट पर ही खत्म हो जाती है, वे लोग इतना डर गए कि वे लोग अपने घर, अपनी ज़मीन पर अपनों के बीच मरना ज़्यादा उचित समझा। ट्रेन, बसें सब बंद थी। ऐसे में कुछ तो अपने बच्चों को कंधे पर बैठाकर पैदल ही निकल पड़े, कुछ साइकिल पर। उन्हें जो फासला तय करना था वो कोई 20-25 किलोमीटर नहीं, बल्कि 100, 200 और 3000 किलोमीटर लंबा था। वो दिन भर 50-60 किलोमीटर पैदल चलते, फुटपाथ पर 3-4 घंटे सोते, गर्म पानी पीते, फिर चलते। चलते चलते पैरों में छाले पड़ चुके हैं, पैर दर्द करता है, पर ये हिम्मत नहीं हारे हैं। इन्हें बस अपने घर जाना है। लेकिन मजदूर जिंदा या मुर्दा अगर अपने घर पहुंच भी जाएंगे तो कई बड़ी समस्याएं इनका इंतजार कर रही हैं, जो पहले इन लोगों को नुकसान करेगी, उसके बाद समाज के सभी 90 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे। हम भी अछूते नहीं रहेंगे। लेकिन ये सब कैसे होगा, आइए जरा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। एक दिन के लॉकडाउन के दौरान हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लगभग 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अब जितने दिन से यह लॉकडाउन चल रहा है, उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारी अर्थव्यवस्था को कितने करोड़ रुपयों का नुकसान हो चुका होगा, और आने वाले समय में और कितना होगा। अब सोचिए, अर्थव्यवस्था के इस नुकसान को सरकार कैसे पूरा करेगी, जिससे वेतन कटौती, नौकरी में छंटनी और बेरोजगारी जैसी चीज़ें होंगी, जो सीधा हम 90 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगी। दूसरा, कहा जाता है कि राष्ट्र निर्माण की नींव होते हैं मजदूर। पिछले 45 दिनों से यह मजदूर अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं।
कितनी विपरीत परिस्थितियों में लौट रहे हैं ये हम और आप बहुत कम देख भी रहे हैं और बहुत कम सुन भी रहे हैं। क्या यह मजदूर इतनी आसानी से वापस शहरों में काम के लिए आएंगे, वह भी सोशल डिस्टेंसिंग जैसे सख्त माहौल में? यानी इन मजदूरों के पलायन का सीधा असर हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर पड़ने वाला है, जो हमारे देश को कितना पीछे ले जाएगा ये आने वाला समय तय करेगा। आने वाले समय में समाज में आपराधिक मामले एकाएक बहुत ज़्यादा देखने मिल सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह होगी पेट की भूख। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करीब 39 करोड़ मजदूरों के सामने आने वाले दिनों में रोजी रोटी का संकट पैदा होगा। जब ये बेरोजगार भूखमरी के कगार पर पहुंचेंगे तो अपने बच्चों से बाल मजदूरी करवाने के लिए मजबूर होंगे। ऐसे मजबूर लोगों पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों की नज़र रहती है। ये उन्हें कुछ पैसे देकर उनके बच्चों को शहर में लाकर बंधुआ बनाकर जबरिया मजदूरी कराते हैं। ऐसे में बच्चे स्कूल छोड़कर काम पर लग जाएंगे, जहां उनका हर तरह का शोषण भी होगा। जो अप्रवासी मजदूर शहर छोड़कर अपने गांव पहुंच चुके हैं, उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं होगा। वे जीवन जीने के लिए स्थानीय कारोबारियों और साहूकारियों की मनमानी से भारी ब्याज पर कर्ज लेने के लिए मजबूर होंगे, और एक बार वो कर्ज के चक्रव्यूह में फंस गए तो उससे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। कर्ज ना चुकता करने पर ये मजदूर और इनके बच्चे बंधुआ मजदूर बन के रह जाएंगे। अब बात समाधान की। सबसे पहले तो इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा कि आने वाले समय में हमें कोरोना के साथ ही जीना है, क्योंकि एक सच ये भी है कि अभी तक इस बीमारी को लेकर कोई स्पष्ट और मजबूत धारणा नहीं बन पाई है। जहां विश्व के कई देश कोरोना को वैश्विक महामारी बता रहे हैं, वहीं अमेरिका इसे जैविक हमला कह रहा है। कोरोना के लक्षण को लेकर भी कई धारणाएं हैं हमारे आसपास। विपक्ष को एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो आज मजदूरों की दुर्दशा पर सवाल उठा रहे हैं, अगर यही सारे सवाल 26 मार्च को उठाया गया होता तो उस परिस्थिति में सरकार को भी उसी समय कोई ठोस एक्शन लेना पड़ता। जो आज मजदूरों की दुर्दशा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, सरकार या विपक्ष? हमें कोरोना संकट को किसी पार्टी, जाति, धर्म या वर्ग के चश्मे से नहीं देखना होगा, क्योंकि जब सब लोग साथ होते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। कोशिश कीजिए कि समाज में किसी तरह की विसंगति ना हो या वैचारिक मतभेद से हम बचें, और सरकार को युद्ध स्तर पर इस बीमारी का हल ढूंढने की कोशिश को तेज करना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके कोरोना नाम के दहशत को उन्हें खत्म करना ही होगा। नहीं तो कोरोना संकट के कोलेट्रल डैमेज के रूप में औरंगाबाद एक्सीडेंट और विशाखापट्टनम गैस लीकेज जैसे हादसे और हो सकते हैं, और तब जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ उनकी होगी। देश के सारे श्रमिक संगठनों को बहुत तेजी से सक्रिय होना पड़ेगा। उन्हें अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। उन्हें इस बात की रणनीति तैयार करनी पड़ेगी कि वे स्वयं अपनी तरफ से मजदूरों के हित के लिए क्या कर सकते हैं और सरकार से क्या मांग कर सकते हैं। मजदूर हमारे राष्ट्र निर्माता हैं, और अगर ये मुश्किल में है तो समझिए कि राष्ट्र मुश्किल में है, हम मुश्किल में हैं। इसलिए इन मजदूरों के लिए आप यथासंभव जो कर सकते हैं करिए, और ये सोचकर करिए कि ये आप उनके लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।